श्री राजेंद्र अग्रवाल। आपने मुझे गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने के लिए उसमें मुझे भी भागीदार बनने की आपने आज्ञा दी है और मैं संपूर्ण सदन की ओर से आपका इसलिए भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि संपूर्ण चर्चा में आपने स्वयं रह करके इस चर्चा को एक बहुत महत्व प्रदान किया है और हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति से इस विषय का निश्चित रूप से एक समाधान पूरा देश इस सदन के मार्गदर्शन में निकालेगा। अध्यक्ष जी, अनेक सम्माननीय वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गंगा निस्संदेह हमारी पहचान है। जन्म से मृत्यु तक मां की तरह गंगा हमें पालती है। हम जन्म लेते हैं तो हमारे मुंह में कहीं पूरे देश में ही यह परंपरा है कि गंगा के शुद्ध जल से मुख पवित्र होता है और जब देहांत होता है तो हमारी अस्थियों को भी विसर्जित गंगा में ही किया जाता है। दूर दूर से दूसरे देशों से लोग आते हैं कि उनकी जो भस्म है उसको गंगा की शीतलता प्राप्त हो जाए। और देखा जाए तो गंगा के अवतरण की भी कहानी इसी प्रकार की सगर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उसका प्रथम अभियान हुआ था। मैं समझता हूं कि जो आस्था है ये गंगा की महत्ता को प्रमाणित करती है। हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा रंगमंच, हमारे कोई भी विधा इस देश की है वो गंगा के बिना अधूरी है। मैं समझता हूं कि यदि गंगा को माइनस कर दिया जाए तो कुछ भी देश के अंदर बचेगा नहीं। गंगा वस्तुतः हमारी पहचान है और हमें इस बात का गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं, जहां जहां भारत गया है वहां वहां गंगा गई है और जहां जहां गंगा गई है वहां वहां भारत गया है। इस देश की सीमाओं के बाहर भी जहां कहीं गंगा गई है वहां स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति गई है और जहां इस देश के रहने वाले लोग गए हैं वहां पर गंगा गई है। और आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कभी हरिद्वार के अंदर, क्योंकि हरिद्वार को गंगा के अवतरण स्थान से बड़ा निकट माना जाता है। दुनिया भर के, देश भर के जो लोग आते हैं उनके मन के अंदर श्रद्धा होती है केवल दर्शन करने के लिए, केवल आचमन करने के लिए, केवल गंगा के अंदर थोड़ा सा उतर करके अवगाहन करने के लिए। वो श्रद्धा वो ऐसी है जो पूरे देश को एक भी रखती है और पूरे देश को प्रेरित भी करती है इस देश के प्रति समर्पित होने के लिए। मैं समझता हूं कि गंगा की जो महत्ता है ये सब लोग जानते हैं। मुझे पटना में रहने का अध्यक्ष जी अवसर मिला। पटना गंगा के किनारे बसा है और रात में 10 बजे 11 बजे मैंने घंटों गंगा के किनारे बैठ करके बिताए हैं। सवेरे की थकान के बाद जब वहां बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क सब ताजा हो गया है। गंगा की ये एक छाया ऐसी है जो मन को भी शीतल करती है, तन को भी शीतल करती है। इस विषय पर चर्चा हुई है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। सब लोगों ने चिंता व्यक्त की कि उसके जन्म स्थान पर ही उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है। उसके कारण जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा की गई है। मैं उसकी चर्चा विशेष यहां पर उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि सारा सदन उन सब विषयों को जानता है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि गंगा केवल अमृत जल नहीं प्रदान करती। अभी वो हमारे कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने अकबर आईनी का प्रकरण सुनाया कि गंगा जल पानी नहीं है, गंगा तो अमृत है, गंगा का जल तो अमृत है। तो गंगा केवल अमृत का जल, अमृत रूपी जल या जल रूपी अमृत केवल प्रदान नहीं करती। गंगा हमारे लाखों हेक्टेयर भूमि को बहुत उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करती है। जो गंगा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जन्म स्थान से लेकर के और आगे तक के उन दोनों संभावनाओं को खत्म करता है, दोनों चीजों को नष्ट करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यदि गंगा नहीं बची तो इस देश का जो आर्थिक चित्र है वो भी बहुत खराब हो जाएगा। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार के जो प्रयास है, मुझे लगता है कि सरकार के प्रयासों के अंदर साख की बड़ी भारी कमी है। मैं कुल मिलाकर के यूपी सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लंबी बातें होती हैं लेकिन क्रियान्वयन बहुत कम होता है। यही स्थिति गंगा के संबंध में भी जो सरकार के प्रयास चल रहे हैं उसके अंदर दिखाई देती है। हमारे अन्य मान्य सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। उसके लिए राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया, स्वयं उसके वो अध्यक्ष हैं। लेकिन स्थिति यह है, जैसा मैंने कहा कि मान्य सदस्यों ने भी उसका उल्लेख किया, उसके कार्यालय का कोई ठिकाना नहीं है। जो पर्यावरण मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी है वहां उसकी दराज में संबंधित उसका कार्यालय है।
यानी जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद जो प्राधिकरण बनाया गया हो, उसकी यह स्थिति सिद्ध करती है कि शब्दों के अंदर तो गंगा की सेवा हमारी सरकार ने की, परंतु क्रियान्वयन की दृष्टि से गंगा का अभी भी उनकी प्राथमिकता की सूची के अंदर गंगा के स्थान नहीं है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आपको पता है, पूरे देश को पता है, गंगा को लेकर के आंदोलन चल रहा है। सन्यासी या विभिन्न प्रकार के जो IIT के प्रोफेसर हम सब जानते हैं, वो सन्यासी हो गए हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ा वो अनशन किया, आमरण अनशन किया, जल छोड़ा, सब चीज हुई। उन विषयों को लेकर के सरकार को चिंता हुई। सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। अनशन तोड़ने के लिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 23 मार्च को उनका उपवास तोड़ने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमारे माननीय 2 मंत्री गए। हमारे आदरणीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और हमारे आदरणीय कोयला मंत्री थे। उन्होंने वहां पर सरकार की ओर से आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उनको हम बहुत जल्दी केवल एक पखवाड़े के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, बराबर चिट्ठा लिखते रहे, रिमाइंडर देते रहे। तब जाकर के 15 दिन बीत जाने के बाद एक केवल जो योजना चल रही थी उसको बंद किया गया, विष्णुघाट पीपल कोटी अलकनंदा। और उसको भी क्योंकि कोई बैठक नहीं हुई प्राधिकरण की, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, और उन्होंने भी कहा कि जब निर्णय कोई नहीं हुआ तो उसको कैसे परमानेंट बंद करें, वो फिर चल रही है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अनशनकारी का अनशन तुड़वाते वक्त भी यह सरकार गंगा के स्वास्थ्य के प्रति, गंगा का जो नुकसान हो रहा है उसके प्रति गंभीर नहीं थी। मैंने 2 उदाहरण, और भी बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, 2 उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि सरकार, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इस संबंध में गंभीर हो। सरकार एक प्रकार का ये हिपोक्रेसी ढोंग न करे, गंगा की वास्तव में चिंता करे, तो कुछ न कुछ हल होगा। इस हिपोक्रेसी की वजह से ही या कुनियोजन की वजह से, गलत नियोजन की वजह से आखिर क्या हो रहा है, हमारे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। खासतौर से मैं कहूंगा कि गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, हमारे माननीय सदस्यों ने उसका उल्लेख किया। हजारों करोड़, करोड़ों की तो बात ही नहीं है, सैकड़ों करोड़ की बात नहीं, हजारों करोड़ एकदम से पानी में बह जाते हैं। परंतु परिणाम क्या निकला है? परिणाम ये निकला है कि आज भी कहीं ना गंगा स्वच्छ हो पाई है, ना यमुना स्वच्छ हो पाई है। अभी अध्यक्ष जी, मैं एक पिछले महीने मथुरा गया था। मथुरा में यमुना जो सहायक नदी है, और मैं तो गंगा यमुना के दोआब के बीच में रहता हूं, उसका मैं रहने वाला, तो मुझे गंगा की भी चिंता है, यमुना जो उसकी भी चिंता रहती है। मैं वहां पर गया तो उसके अंदर आप शरीर का कोई अंग डालने में हिचकेंगे। गंगा के पानी की स्थिति, जिस स्थान की महत्ता ये कही जाती है कि कंस को मारने के पश्चात भगवान कृष्ण ने वहां पर विश्राम किया, तो विश्राम घाट वहां पर बना हुआ है। लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं कि कृष्ण की जन्मस्थली के ऊपर यमुना के दर्शन में लोग कर लें, लेकिन उस स्थान पर यमुना के जल को छूने की भी स्थिति आम आदमी की नहीं, इतना गंदा जल है। नगर पालिका के लोगों ने वहां पर एक टैप लगा रखे हैं, उसमें से जल निकलता है, और उसको हाथ में लेकर के वो ये अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि हमने यमुना के किनारे खड़े होकर के एक जल हाथ में लिया, उसको यमुना जल मान करके वो अपना मन संतुष्ट करते हैं। ये यमुना की स्थिति है। और गंगा की स्थिति के बारे में कहूं, कानपुर से लेकर के और पूरा कल कोलकाता और उसके आगे के सारा, माने शुरू तो सीधा ऊपर से हो जाता है, लेकिन इन नगरों से लेकर के जो दुर्गति है। मैं पिछले वर्ष अध्यक्ष जी कोलकाता गया था, तो स्टीमर बैठ करके हम लोग दक्षिणेश्वर जा रहे थे। यानी दृश्य सब जगह का है, 100-100, 150-150 मीटर के ऊपर बड़े बड़े नाले सीवर के जो उसके अंदर आ रहे हैं, गंगा को गंदा कर रहे हैं। यानी जैसी जो कहानी पूरे उत्तराखंड से शुरू होकर के और पूरे गंगा सागर तक चलती है, ये कहानी सब जगह हमको दिखाई देती है। इस संबंध में मेरा एक निवेदन है, मैं खासतौर से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा को शुद्ध करने का जो कार्यक्रम है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से 100% केंद्र सरकार अपने ऊपर ले। प्रदेश सरकारों की यह प्राथमिकता नहीं है, स्थानीय निकायों की यह प्राथमिकता नहीं है। स्थानीय निकायों के पास संभवतः उतने संसाधन भी नहीं। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि कोई भी जो पानी सीवर का है या किसी कारखाने का है, उसको शुद्ध करके डालने की जिम्मेदारी स्वयं केंद्र सरकार ले। भले ही उसके लिए उन कारखानों से, उन निकायों से वो उनसे शुल्क वसूले, उनके ऊपर कोई टैक्स लगाए, लेकिन कुल मिलाकर के गंगा के अंदर कोई भी प्रदूषित जल न जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, उसकी निगरानी करे। और उसके लिए चाहे तो कुछ संशोधन किया जाए, जैसे यहां पर कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा कि राष्ट्रीय जल प्राधिकरण बने, नदियों का राष्ट्रीयकरण हो, नदियां राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए।
लेकिन कुल मिलाकर के केवल हम लोग एक गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बनाएं और उसके अंदर धन को दें और वो धन इसी प्रकार से बहता चला जाए, किसी की जिम्मेदारी न हो, उससे काम नहीं बनेगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार ले। ये मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से एक आग्रह है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, उत्तराखंड गरीब राज्य है, उसको संसाधन चाहिए, नया राज्य है। उसको लगता है कि गंगा के ऊपर बांध बना करके बिजली का उत्पादन करके हम अपनी जरूरत भी पूरी करेंगे, उसको बेच करके कुछ पैसा कमाएंगे। उसकी इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम कहीं किसी प्रदेश से कोई कोयला लेते हैं, अन्य खरीद लेते हैं, उसको रॉयल्टी देते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड के राज्य को केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में रॉयल्टी दे, जिससे उसकी जरूरत उस पैसे से हो। उसको बिजली छोटे छोटे बांध बना करके गंगा की हत्या करके उसको पैसा कमाने की जरूरत न रहे। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह करना है कि गंगा के ऊपर धन कमाने के लिए उसको बांध बनाने की उत्तराखंड सरकार को जरूरत न पड़े। उत्तराखंड सरकार की यथेष्ट सहायता केंद्र सरकार को करनी चाहिए। एक बात मैं बस लगभग पूरी करने वाला हूं। अध्यक्ष जी, प्रकृति मां है। हमने कहा है माता भूमि पुत्र होम पृथिव्या। पृथ्वी को जीता शत्रु को जाता है, मां को जीता नहीं जाता। मां की आंचल की छाया में तो सब लोग पलते हैं। गंगा भी मां है। उसी प्रवृत्ति से विज्ञान को मां गंगा के अनुकूल बनाया जाए। मां गंगा से लड़कर के यदि हम कोई चीज पैदा करेंगे वो ठीक नहीं होगी। टेम्स नदी का उदाहरण देता हूं। लंदन के अंदर सब जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध टेम्स नदी, वर्ड्सवर्थ की बड़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं, उन्होंने लिखी हैं। टेम्स नदी प्रदूषित हो गई थी, बदबू आने लगी थी, लेकिन इंग्लैंड ने राष्ट्रीय संकल्प किया, उसको शुद्ध करने का प्रयास किया और आज टेम्स नदी के अंदर शुद्ध जल बह रहा है। इसी प्रकार से हम अपनी गंगा की नदी का हम चिंता करें, अपनी मां की चिंता करें। निश्चित रूप से गंगा शुद्ध होगी, गंगा पवित्र होगी, हमको प्राण मिलेगा और हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे कि अपनी प्राणदायिनी के प्राणों की रक्षा का जो सवाल आया तो उसके बेटे आगे बढ़ करके आगे आए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफी सदस्य हैं जो